अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के बीच अब एसिड रेन का खतरा। जी हां दोस्तों, एसिड रेन ये शब्द सुनने में जितना डरावना है, सोचिए अगर ये वाकई में हकीकत बन गया तो फिर जो लोग वहां रह रहे हैं उनके लिए कितना बड़ा खतरा मंडरा सकता है। दोस्तों ये कोई सूत्रों के हवाले से खबर नहीं है, बाकायदा इंटरनेशनल मीडिया में खबरें छपने लगी हैं और ईरान के मेट डिपार्टमेंट ने, वहां के जो मौसम विभाग है, उसने बाकायदा ईरान के लोगों को अलर्ट जारी कर दिया है कि वो सतर्क रहें, क्योंकि आने वाले वक्त में हो सकता है कि ईरान में एसिड रेन हो जाए। दोस्तों जिस युद्ध में अब तक मिसाइलें बरस रही हैं, अब तक ड्रोन बरस रहे हैं, वहां आसमान से क्या एसिड रेन बरस सकती है? और दोस्तों एसिड रेन किस तरह का खतरा पूरे इस इलाके में पैदा कर सकती है, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। दोस्तों ये खबर इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पर्यावरण की, पर्यावरण में ना कोई बंदिश नहीं होती, कोई बॉर्डर नहीं होता, आसमान सबका है। और अगर एक किसी के आसमान में प्रदूषण हुआ तो वह ऐसा हो नहीं सकता कि बाकियों को प्रभावित ना करे। दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि पिछले 24 घंटे से खास तौर पर इजराइल और अमेरिका ने ईरान की लाइफलाइन, उसके तेल डिपोज पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमला किया है। और लगातार मैं आपको रविवार को एक खबरें दिखाती भी रही कि धू धू कर कई तेल डिपो जल रहे थे, इतना ज़बरदस्त धुआं था, इतना ज़बरदस्त आग थी। और आग इस कदर फैली कि क्योंकि तेल डिपोज से आग निकली तो वो तेल रिस रिस कर लोगों के नालियों तक गया, गलियों में जो नालियां बनती ना वहां तक चला गया। और नालियों में पानी के साथ साथ आग बह रही थी क्योंकि पानी के साथ साथ तेल आ गया था। दोस्तों इसने अब उस पूरे इलाके में एसिड रेन का खतरा पैदा कर दिया है। दोस्तों बाकायदा फाइनेंशियल टाइम्स की इस खबर के मुताबिक वहां जो ईरान का मेट डिपार्टमेंट है, उन्होंने अलर्ट भी जारी किया है लोगों को कि वो सतर्क रहें, क्योंकि धुआं इतना ज़्यादा है ना कि उसने पूरे आसमान को एक तरह से घेर लिया है। जब प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, आप देखिए दिल्ली एनसीआर में जब प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है तो क्या होता है, धूप आनी कम हो जाती है सर्दियों में और हर तरफ स्मोक दिखाई देता है। तेहरान में, खास तौर पर ईरान में इस वक्त यही हो रहा है, क्योंकि दोस्तों तेल से जो धुआं निकलता है वो अलग लेवल का धुआं होता है। दोस्तों इसीलिए ऐसी आशंका है कि अब तेहरान में एसिड रेन हो सकती है कि एक नहीं कई मीडिया आउटलेट्स ने खबरें छापी हैं, इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ने भी और भारतीय मीडिया आउटलेट्स ने भी। आखिर ये एसिड रेन क्या है? क्या वाकई में आसमान से तेजाब बरसता है? और इस तरह की एसिड रेन से जानवरों को और इंसानों को किस तरह का खतरा है? सबसे पहले क्लियर कर दूं दोस्तों, मेरा मकसद आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों ये मात्र एआई फोटो है। एसिड रेन में एसिड नहीं बरसती है, तेजाब नहीं बरसता है। दोस्तों ये एसिड रेन नॉर्मल रेन से अलग कैसे है ये मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन ये एसिड रेन फिलहाल होने की क्यों आशंका है ईरान में, ऐसी खतरा क्यों मंडरा रहा है, ये समझिए पहले। दोस्तों जब ईरान में तेल रिफाइनरीज पर हमला या आग लगी तो बड़ी मात्रा में जहरीली गैसें निकली। इन गैसों में मुख्य रूप से है सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये गैसें हवा में ऊपर जाकर बादलों के पानी से मिलकर एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनाती हैं। बारिश खट्टी या अम्लीय बारिश, जिसको अंग्रेजी में एसिड रेन बोलते हैं, यही जमीन पर गिरती है। बेसिकली और आसान भाषा में अगर आपको समझाऊं तो तेल के डिपोज में आग लगी, मतलब तेल में आग लगी, उसने धुआं फैलाया। वो आग नॉर्मल आग से ज़्यादा भयानक जहरीली है क्योंकि वो तेल में आग लगी है। उसने खास तरह की गैसेस यानी कि SO2 और नाइट्रेट ऑक्साइड जनरेट करी और वो जो गैसेस हैं, वो जो गुबार है, वो ऊपर गया आसमान में बादलों से मिला और बादलों में जो पानी बरसाते हैं उसमें ये एसिड रेन के माध्यम से नीचे ज़मीन पर गिरा। तो जाहिर तौर पर आपके मन में सवाल होगा, अगर ये नीचे गिरता है ज़मीन पर तो इससे क्या क्या नुकसान है? दोस्तों एसिड रेन के बहुत नुकसान है, जैसे फसलों और पेड़ों को बहुत नुकसान होता है। दोस्तों खड़ी फसलों को बहुत नुकसान होता है, उनकी उर्वरक क्षमता को प्रभाव पड़ता है। पेड़ों को नुकसान होता है, पत्तियों को नुकसान होता है, उनकी शाखाओं को नुकसान होता है। दूसरा, मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है। मिट्टी जितनी फर्टाइल है आगे उतनी फर्टाइल नहीं रहती, क्योंकि मिट्टी में वो जाहिर तौर पर वो हार्मफुल जो भी केमिकल्स हैं जो गैस में मिलकर आए हैं वो मिल जाएंगे। तो दोस्तों मिट्टी उतनी फर्टाइल कैसे रहेगी? तीसरा, नदियों और झीलों में मछलियों को खतरा, ना केवल मछलियों को बल्कि नदियों और झीलों का पानी भी प्रदूषित हो जाएगा। दोस्तों किसी भी देश में, किसी भी समाज में नदियाँ, झीलें यही पानी का स्रोत है ना। बारिश, नदियाँ, झीलें, इसी से तो पानी आ रहा है, उसी को प्यूरिफाई करके हमारे घरों तक पहुँचाया जाता है। लेकिन जब नदियाँ ही पॉल्यूटेड हो जाएंगी और उसके अंदर रह रहे जीव जंतु ही पॉल्यूटेड हो जाएंगे तो फिर उस समाज का मतलब आप सोचिए सर्वाइवल कितना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, इमारतें और स्मारक खराब हो जाती है। खास तौर पर जो प्राचीन स्मारक होते हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं, उनको बहुत नुकसान होता है क्योंकि वो जो पत्थर होते हैं, जो पुराने पत्थर होते हैं, उनमें उनको बहुत प्रभाव पड़ता है। दूसरा दोस्तों, इंसानों और जानवरों की आंखों में जलन,
सांस की बीमारी और अस्थमा जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। दोस्तों, जब गैसेस वाली बारिश आएगी तो इससे इसी तरह का तो खतरा होगा। यहाँ मैं फिर आपको बता देती हूँ दोस्तों, इस तरह की तस्वीर दिखाकर आपको डराने का मकसद मेरा नहीं है, लेकिन डर से कहीं ज़्यादा बात आगे निकल गई है। ये एक ऐसा मतलब युद्ध बन गया है जिसमें सो कॉल्ड सिविलाइज्ड देश, सिविलाइज्ड समाज जो दूसरों को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हैं, उन्होंने मखौल बना दिया है। मखौल। पूरी दुनिया में आर्थिक महामंदी का खतरा है दोस्तों। भारत का रुपया, इंडियन रुपी 92 के पार पहुंच चुका है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले 10 दिनों में 100 के पार पहुंच जाएगा। दोस्तों, क्रूड ऑयल तो $100 प्रति बैरल काफ़ी दिन पहले पहुंच चुका है, ठीक है। और जिस हिसाब से ये युद्ध बढ़ रहा है और आगे बढ़ने के आसार हैं। दोस्तों, स्टेट ऑफ हार्मोज बंद पड़ा हुआ है, उसकी वजह से दुनिया भर में जो तेल और गैस की आपूर्ति है वो कैसे होगी कुछ नहीं पता है। और ऊपर से ये एक ऐसा खतरा है जिसके बहुत ही दूरगामी असर होंगे। ये ऐसी चीज़ है दोस्तों जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। हर कोई अपना ईगो लेके बैठा है। हमने पहले युद्ध शुरू की तो हम कैसे खत्म करें, सामने वाला माफी मांगेगा, सरेंडर करेगा तो हम युद्ध खत्म करेंगे। कोई ये नहीं सोच रहा कि ये डिस्ट्रक्शन दुनिया को कहां लेकर जाएगा। दोस्तों, ये तो बात थी आसमान से बरसने वाली बारिश के खतरे की। अब वहां एक और खतरा भी उस इलाके में पैदा हो गया है, वो है पीने के पानी का। आपको याद होगा दोस्तों, इजराइल और अमेरिका ने सबसे पहले ईरान के एक डिस्टिलेशन प्लांट पर हमला किया था। ईरान ने दावा किया था, तब ईरान ने बताया था कि करीब 30 विलेजेस, 30 गांव इससे जुड़े हुए हैं। दोस्तों, ये पूरा जो इलाका है, यहाँ पर एक वक्त में पानी की कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी अब वहाँ पानी की बड़ी समस्या है। इसलिए पूरे मिडिल ईस्ट में ऐसे अलग अलग डिस्टिलेशन प्लांट्स हैं। 400 डिस्टिलेशन प्लांट बताए जाते हैं, 400। अब क्योंकि ईरान के डिस्टिलेशन प्लांट पर हमला हुआ तो ईरान ने भी बहरीन के डिस्टिलेशन प्लांट पर हमला कर दिया। ये प्लांट्स क्या करते हैं, ये जो पानी है इस पानी को प्योरीफाई करते हैं, बेसिकली इसको पीने लायक बनाते हैं, इस्तेमाल करने लायक बनाते हैं। और ये जो प्लांट्स हैं इनसे कई शहर, कई बिल्डिंग्स, कई लोगों के घर जुड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि पानी ऐसी चीज़ है दोस्तों जो केवल पीने के लिए नहीं चाहिए, मतलब जीवन के हर काम के लिए, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपको पानी तो चाहिए ही चाहिए। न केवल डोमेस्टिक वर्क के लिए बल्कि इंडस्ट्रियल वर्क के लिए चाहिए, आपको दफ्तरों में चाहिए। अच्छा, खाड़ी देशों में लग्जरी अलग लेवल की है, बड़े बड़े गोल्फ हाउसेस बने हैं, बहुत बड़े बड़े, वहाँ रोज़ हज़ारों लीटर पानी जाता है उस गोल्फ कोर्स को, मतलब बढ़िया पानी देने के लिए। वो गोल्फ कोर्स में पानी नहीं पहुँच पाएगा तो इतने बड़े बड़े जो गोल्फ कोर्सेज बने हैं उनका, मतलब आप सोचिए कैसा उनकी हालत हो जाएगी। जब उनकी हालत ख़राब होगी तो पूरे इंडस्ट्री को प्रभावित करेगा वो। तो अब बड़ा संकट ये खड़ा हो गया है कि न केवल तेल डिपोज को निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि ये जो पीने के पानी का, मीठे पानी के जो सोर्सेज होते हैं, मीठे पानी के लिए जो प्लांट्स लगाए जाते हैं, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। अच्छा, तेल की आपूर्ति तो आप फिर भी कर लेंगे दोस्तों। तेल तो आपको पता है कि आपको इतना तेल चाहिए तो आप अलग अलग देशों से तेल मंगा लेंगे। पानी कैसे मंगाएंगे? पानी की तो कोई इंतहा ही नहीं ना। एक आदमी कितना पानी यूज़ करता है, आप उसको मेजर कैसे करेंगे? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।